नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अफगानिस्तान के हालत को लेकर पीएम आवास पर 7LKM पर बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सकुशल वापसी की उनके जो ऐलान कर दिया था, जो सुनिश्चित किया था। लेकिन साथ ही में ही गौर करने वाली ये बात थी कि भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देने की भी उन्होंने बात कही थी। भारतीयों को लाना ये हमारी फर्ज है, लेकिन साथ में ही क्या ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भारत की ये उम्दा नीति हो सकती है, लेकिन फिर भी ये उम्दा नीति में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये कितनी घातक भी हो सकती है। बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं निवृत्त कमांडर उत्पल वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से पारस जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है, भारतीयों की सुनिश्चित मतलब कर दी है उनकी जो वापसी है, लेकिन साथ में ही क्या ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक उम्दा नीति तो है, उम्दा विदेश नीति तो है कि चलो हम अपने जो भारतीय फंसे हैं अफगानिस्तान में उनको लेकर आ जाएंगे, लेकिन साथ में ही एक स्टेटमेंट आया था जो भारत के ही राजदूत थे रविंद्र टंडन, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जो हमारे भारतीय है वो दूतावास में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त मतलब इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी कि मतलब किस आधार पर, अगर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बता रहा है अपने आप को भारतीय, हम किस आधार पर लाएंगे? इसमें जो है अपना भारत देश है, अपने नागरिकों को आइडेंटिफाई करके इधर लाना चाहिए। इसके पहले भी बहुत बोझा हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए किसी का, रेफ्यूजीज का। अभी हमारे देश की हालत ही, इकोनॉमी पोजीशन, दूसरी सब पोजीशन को देखते हुए जो अमेरिका ने उधर से वो कर दिया है, हाथ खींच लिया है। नोटा ने भी काफी, नोटा काउंसिल ने भी उधर जो है काफी कुछ पैसा डाला, लेकिन उनको लगा इधर कोई फायदा नहीं है। और अभी जो नागरिक आ रहे हैं उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो 100% भारतीय है तो उसको इधर उसको रक्षण देना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान शरणार्थी हो गए तो उसको, उसकी कोई उल्लेख मेरे को नहीं सुनने में आया है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव ऐसा हुआ और भागले पड़े थे तो बांग्लादेशियों को जो शरणार्थी सहायता दी गई थी वो हमारे भारत देश की प्रजा पे बोझा पड़ा था। कुछ रेवेन्यू टिकट थी वो शरणार्थी सहायता के नाम से लगाई जाती थी। तो ऐसा कोई हमारा देश अभी दूसरे को बोझा सहन कर सके उस स्थिति में, आर्थिक स्थिति में नहीं है, ये बात निश्चित है। अमेरिका जैसा, अमेरिका के कारण अपने देश ने इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट डाले, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोका, इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका भी वो किसके भरोसे पे किया गया? यूएस, अमेरिका जब उधर लगा रहा है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इसलिए भारत देश ने उधर कुछ भी प्रोजेक्ट डाले। तो वो चीज का ध्यान रखते हुए जो अपने स्पष्ट भारतीय नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, उनकी सुरक्षा का पहले ध्यान रखना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन कड़क नमूने करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। जी बिल्कुल। उत्पल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? अगर बात होती है अफगानियों को शरणागति देने की, अगर बात होती है कि वहीं के मतलब बात करें जो भारतीय है या हिंदू सिख है, अल्पसंख्यक है, अगर हम उन्हें यहाँ पर लाते भी है तो क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस सिचुएशन डेवलप हो रही है that is changing by every almost minute, if I say that, if not by hour. Therefore ये जो सब जो questions अभी arise हो रहे हैं वो geostrategically and geopolitically they are very sensitive, and national security and overall regional security को ध्यान में रखते हुए we will have to take a very cautious step, बिकॉज इसके अंदर काफी सारे पॉलिटिकल एंड इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। when we say national security, it comprises of two subsets,
and that is external security and internal security. And we have to take care of both these situations. Now, when, the Afghan situation, if you see as of today in the afternoon, the Afghan Taliban leaders have already started, going into some kind of a internal meeting, and some power sharing arrangements are being worked out between Mr. Karzai, Mr. Abdullah, and the Taliban leaders who have also landed from, Oman. So therefore, we have to wait and watch at this moment of time कि कैसे power sharing arrangements अफगानिस्तान में workout होती है, and in what proportion these various factions of Taliban, then the civilian the component, and also the warlords, which are the major component, or which has got large amount of say in the Afghan Taliban policy. Now all these the components they have their own say, and they also have their masters sitting in Pakistan Army, in Pakistan ISI, and also in China. Because China actually is going to fund this entire Afghan government, whether it is Taliban supported or whether it is, with the other civilian component. Therefore, at this moment of time, one is not sure that as to what kind of civil, power sharing arrangement will get worked out. And whether they will allow this kind of, the refugees, इनको बाहर आने देंगे, और अगर आने भी देंगे तो कितने proportion में आने देंगे. We are not at this moment of time, we are not even clear, because जो national channel पे अभी news आ रहे हैं, उसके मुताबिक even the Indian Air Force has been kept standby, and वो भी they are awaiting the clearance to land in Kabul airport. So whether the some kind of the arrangement which is worked out with the US forces which are controlling the Kabul airport, or Taliban forces, whether they clear landing of the IF military aircraft at Kabul airport, that also needs to be worked out. And kitne sharnati or kitne refugees they are allowed. As long as Indians are allowed, there is no problem. We must. It is our duty and national duty. And in today's meeting also in the Cabinet Committee of Security, as per again the media reports, the Prime Minister has given a clear-cut directive that all Indian, origin people must be rescued and must be brought back to India. So at some stage or the other, Indian government contingency plans will swing into action, and with the military airlift capability, we will be able to, lift them and bring them back to India. And if we get a larger approval, either from US forces or from Taliban or Afghan, Taliban, then we should be able to operate even the Air India flight, not tomorrow, day after, but subsequently. And therefore, that our first priority will definitely get materialized. But now comes the issue of national security. We have to be very, very careful in internal and external security. That those elements which are pro-Taliban or which are sympathetic to Taliban cause, they should not get inroad, and they should not mix into this kind of the refugee or the Indian origin withdrawal, the entire system that is going to work out. उसमें mix होके हमारे यहाँ अंदर आके, if they start creating problem, then we have to be doubly sure. We have to establish their credentials, their antecedents, and after checking them out, only I think we should allow such kind of people. So therefore, there are two issues in that. Only the Indian origin people are to be brought back, and then Afghan refugees, how much asylum or whatever you can call it, whether the refugees be allowed to get inside the Indian territory. These are two major issues on which Indian government will have to ponder upon at this moment of time. Rest all, as the time, goes by and situation jaise develop hoti jati hai, we will have to, get our contingency plan into action, and we'll have to take action into that. But at this moment of time, these are two major issues, and we have to cater into that. Right. आपकी ओर आना चाहूंगी पारस जी, क्या कहना चाहेंगे जब बात आती है विदेश नीति की? जब कल के बाद मतलब ये जो शरण देने की बात आई, उसके बाद प्रश्न तो काफ़ी खड़े हो गए, क्योंकि अगर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर वो भी कहते हैं कि नहीं हम तो भारत से ही आए थे, ठीक है हमने दूतावास में रजिस्टर नहीं कराया था, यानी उस सिचुएशन में क्या होगा?
जी जल्पा मैडम, पहले तो ये जानना जरूरी है कि विदेश नीति भारत में चालू हुई जब भारत 1947 में आजाद हुआ। तो हमारे जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने क्लियर कट विश्व को संदेश दिया था कि हम ना तो मूढ़ीवादी गुट के साथ रहेंगे, ना तो हम आपको साम्यवादी गुट के साथ रहेंगे। हम शांति प्रक्रिया के साथ जो सही है उसके साथ रहेंगे। और आज की तारीख में विदेश नीति के हिसाब से भारत ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जो शरणार्थी जो है अफगान शरणार्थी को यहाँ पे ला सके। क्योंकि हमने देख रहे कि पूरे विश्व में आज जो कोरोना का माहौल है, वो भारत में भी कोरोना का माहौल है। वो भी इतने सारे लोग जो है वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, जैसे हेल्थ है, दूसरे जो रोजगारी है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारत के खुद के मुद्दे हैं, उसके ऊपर ही हम लोग अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हम लोग, हमारे पास भी अभी जैसे पैसों की इतनी कमी है कि हमको भी अभी रिजर्व बैंक के पास से पैसे लाने पड़ रहे हैं या फिर दूसरे सोर्सेज के पास से पैसे लाने पड़ रहे हैं। और हमने देखा है कि जैसे बांग्लादेश है, नेपाल से, वहां से जो शरणार्थी आए और वो जो असम में और वहां के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट के अंदर उन्होंने शरण ली हुई है, उनका जो इश्यू है वो आज तक चल रहा है। हमने देखा है कि एनआरसी का जो मुद्दा हुआ इसके हिसाब से हुआ। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके कोई पूर्वज जो है वो 1974 से पहले यहाँ पे रहते थे तो उनका प्रूफ लाइए, तो ही हम आपको नागरिकता देंगे। या फिर उन्होंने दूसरा एक पहलू भी बताया था कि अगर आप नेपाल से या दूसरे बर्मा देश से या फिर आप भूटान से कोई जो ऐसे कट्टरवाद से डरकर भारत के अंदर शरण ली हुई है, उनको हम नागरिकता देंगे। तो इसके अंदर असम के जो स्थानिक लोग थे और उसमें और शरणार्थियों में दंगा हो गया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नागरिक थे उनको लगा कि हम लोग ऑलरेडी इंडिया के नागरिक है और ये लोग बाहर से आ रहे हैं और गवर्नमेंट इनको नागरिक बना रही है इंडिया का, तो हमारे जो बेसिक जो नीड्स है उसका क्या होगा। ये लोग हम पे शासन करने लगेंगे, बाहर से आए शरणार्थी, या फिर हमारा हक छीन लेंगे। यही सिचुएशन अगर हम अफगान जो शरणार्थी है उनको यहां लाते हैं तो सेम सिचुएशन यही है। भारत आज की तारीख में इतना सक्षम नहीं है कि अफगान, हाँ, जो हमारे जो हिंदू जो लोग हैं उनको लाना, यहाँ पे भारत में लाना, वो हमारी पवित्र फर्ज है। उनको पहले हमको रेस्क्यू करना चाहिए। लेकिन हम आज की तारीख में ऐसे किसी शरणार्थी को भारत के अंदर हम शरण नहीं दे सकते हैं कि जिसके हिसाब से भारत के जो नागरिक है जो ऑलरेडी अभी जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अभी वो महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, या रोजगारी नहीं मिल रही है, या खेडूतों के प्रॉब्लम है, या कोरोना के प्रॉब्लम है, या पेट्रोल डीजल के प्रॉब्लम्स है, तो इतने सारी समस्या ऑलरेडी भारत के पास है। और पिछले 8 सालों के अंदर हम विदेश नीति में इतने फेल रहे हैं, ये सरकार इतनी फेल रही है कि हमने देखा है कि चीन से हमने जिनपिंग जी को यहाँ पे अहमदाबाद में बुलाया और साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर झूले पे झूलाया, फिर भी वो लोग हमको लाल आंख दिखा रहे हैं। और तिब्बत और अभी जो दूसरे उस जगह के जो स्थानिक जो जगह है उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है। हम लोग सोचे समझे बगैर पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ को हमारे प्रधानमंत्री उनकी बर्थडे पर साल देने चले गए और हमने आगे कदम बढ़ाया कि चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज पाकिस्तान के आतंकवादी भी कश्मीर के ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं। श्रीलंका भी है, वो भी जो तमिल टाइगर्स जो है वो बार बार हमको परेशान कर रहे हैं। नेपाल जो है उसकी संसद ही खुद चीन ने बनाई हुई है, तो चीन का भी उतना प्रभुत्व नेपाल के ऊपर है, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो हमारी विदेश नीति आज इतनी सक्सेसफुली नहीं है कि हम लोग दूसरों को शरण दे सके।
पहले अपने घर के लोगों को खाना पूरा दीजिए, उनको अच्छी सहूलतें दीजिए, उनको अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उसके बाद में बाकी के लोगों को, शरणार्थी को शरण देने के बाद में सोचिए। आज अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, फ्रांस है, इतने सारे जो समृद्ध देश है, वो लोग है, वो उनको शरण दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जो जगत के जो टॉप 5 जो देश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति देखनी चाहिए, क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान की। धीरे धीरे अगर वो सिचुएशन कंट्रोल में आती है, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं कि अफगानी शरणार्थी अगर वो इंडियंस नहीं है, तो भारत को उनको यहां बुला के ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहिए, वरना तो वापिस जो तालिबान उन्होंने जो अफगानिस्तान में हाल किया था, वो भारत में वही हाल होने वाला है। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी की बात करें, शरणार्थियों को यहाँ पर आने देना नहीं देना, वो तो चलो अभी की बात है, लेकिन साथ में ही अब अफगानिस्तान के लिए भी हमें एक विदेश नीति फिर से तय करनी होगी, क्योंकि अब तालिबान का कब्जा हो गया है। तो आने वाले समय में भी क्या होगा? जैसे हम देखते हैं कि अफगान से काफ़ी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते थे, यानी हर अब पहलू पे सोचना होगा, क्योंकि अब तालिबान का कब्जा, यानी आगे की भी विदेश जो नीति है वो बहुत सोच समझ कर रखनी होगी। विदेश नीति के बारे में मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहीं भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है अभी की तारीख में विदेश नीति के बारे में। भले और कुछ भी पॉलिटिकल पार्टियां या वो, लेकिन जनता जो अपनी भारतीय जनता है, वो अभी इकोनॉमी इमरजेंसी से पास हो रही है। तो ऐसी गंभीर सिचुएशन में प्रधानमंत्री कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचे। जैसे अभी वोरा साहब ने बताया कि कोई हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हाथ नहीं आवे, वो भी ध्यान रखेंगे। और जो इकोनॉमी पोजीशन को देखते हुए वो किधर भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, वो किधर भी जो विदेश नीति के बारे में कोई ढिलास नहीं देंगे, क्योंकि इसके पहले हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ, तो हमारी देश की सरकार जो भी थी, उन्होंने एक मिस्टेक तो कर दी थी कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को, शेख मुजीबुर रहमान को अलग स्थापना करी, वो बात अलग थी। ऐसी रणनीति नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को फटका पड़े और इस पोजीशन में कोई भी हमारे भारतीय लोग इस परिस्थिति को सहन नहीं कर सकते हैं, है उन पे ही बोझा है। जैसे पारस जी ने बताया कि रिजर्व बैंक फंड भी अभी नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारे नागरिकों को संभालना बहुत जरूरी है। फिर बाहर के आदमी को सोचने का अभी वक्त नहीं है कि दूसरों को हम रिफ्यूज करके हमारा देश स्वीकार करें, ऐसी सिचुएशन अभी बिल्कुल नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी, लेकिन सिक्योरिटी के बारे में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बाकी इकोनॉमी पोजीशन में जो सरकार है, ऐसा कोई मेरे को लगता है कि विदेश नीति के बारे में जो भी अभी चेंजेस आएंगे, उसमें जो हमारे देश का जो इन्वेस्टमेंट उधर लगा पड़ा है दूसरे देशों से ज्यादा है, अमेरिका ने के भरोसे पे उधर लगाया, या और देशों का भी होगा। लेकिन जो उधर के अभी वाइस प्रेसिडेंट है, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट निकल गए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो नॉर्दर्न एरिया में जो शासन करते थे, उन्होंने बोला कि मैं लीगल प्रेसिडेंट मैं हूँ, और तालिबान ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि लीगल प्रेसिडेंट वो है। तो ये आपस की लड़ाई है, इसमें भारत देश के नागरिकों का हित पहले देखना चाहिए। उनका दोनों इस्लामिक देश है और दोनों की लड़ाई है, वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन हमारे देश को सुरक्षा का ध्यान पहले रखना चाहिए। जैसे ये वोरा साहब ने बताया, अच्छी बात करता हूँ कि भाई उनका उत्पल वोरा जी का ओपिनियन है, वो सरकार को मानना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी उत्पल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करें तालिबान की, और जब तालिबान में ने ये जो हमला किया अफगानिस्तान पर, अगर उसके 5 ये जो खुखार मास्टरमाइंड है, मतलब जो आत्मघाती हमलों के भी मास्टरमाइंड रहे, इनका इतिहास बहुत ही खराब रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये जो मास्टरमाइंड है, इनसे भी बचना होगा, क्योंकि अगर तालिबान के साथ, जैसे कि हमारा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, अगर हम तालिबान आगे से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाए, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान तो रखना होगा, क्योंकि जो विदेश नीति तय होगी उसके ऊपर ही रक्षा नीति भी तय होगी।
कि विदेश नीति में क्या है उसके हिसाब से ही रक्षा नीति भी तय होती है। तो इस हिसाब से अगर ये 5 जो खूंखार है उन लोग पर भरोसा कैसे करना, मतलब ये मास्टर माइंड रहे हैं हमेशा, इन्हें पता है कि किस तरीके से हमें देश में घुस जाना है, फिर किस तरीके से वहां स्प्रेड हो जाना है। जल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिचुएशन इतनी अनसर्टेन है दैट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम विदेश नीति कैसे तय करेंगे ये सब अभी सोचना एज ऑफ टुडे, कि जब अभी 48 आवर्स भी नहीं हुए हैं और द एंटायर सिचुएशन इज सो फ्लूइड एंड इन सच अ लिक्विड मैनर that only astrologer can say that ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा और ऐसा होने की संभावना है. We can do a strategic analysis, and to do a strategic analysis we must have concrete factors in our hand. As of now, those concrete factors are not there with us, or they are emerging at this moment of time. And unless these the factors they are put together, the course of action that a nation must adopt will never be thrown up in the air. And in that also we have to be very careful that which is the most probable course of action the country must take. And now that what you said, the Raksha Niti or Videsh Niti, but we must understand, and we must tell our viewers also very clearly that a nation's defense policy or a foreign policy, these are all, or a industrial policy or economic policy, they all are part of the national security policy. In other words, they are also known as a comprehensive national policy or a comprehensive national power. This comprehensive national power has all these subsets in it. So therefore, you cannot say that I'll be strong in defense, but I'll be little weak in in the economic policy. I can be weak in economic policy and I'll catch up with it, but I will develop my defense at a later stage, but I will insist on the industrial policy. So, or a techno-commercial policy, or a cyber policy, these are all subsets of the comprehensive national power. Now, at this moment of time, no matter however intelligent, any strategic analyst or political analyst could be, but, it is all, guessing, and this is guesstimate. I would still like to say that Taliban is a very difficult proposition to deal with, because Taliban 1.0 was a totally different proposition. Kisi world never trusted that particular the entity, because they were involved in every possible thing, like drug trade, cultivation of poppy seeds, selling drugs, earning money out of that, buying arms out of that. Warlords, they were surviving with it. Now what has happened to Taliban 2.0, the logic which has been sold to the world is that ये सब तालिबान सुधर गया है. और जो as of today also, I would like to ask one basic question: is Taliban a terrorist organization or not? And what are the world powers or the global powers? They have their views on that. Now, out of the global powers, China has no problem in going into bed with Taliban. So is Russia, so is Iran, and so is Turkey. And therefore, the whole world is divided at this point of time. How to deal with Taliban? Even after the UN Security Council, there is not a singular voice that has emerged. Please understand this fact. And therefore, though European Union and Canada at this moment of time, they've said that they will not recognize the Taliban government. But what has the USA has, as of today in the afternoon, they've issued a statement that our policy towards Taliban will depend on the conduct of Taliban. Now, who will decide what is the conduct of Taliban? If they do, the terrorist threat, if they execute people, if they start raping women, if they start, misbehaving with women, will that be acceptable? What is the code of conduct? Somebody has to define कि आप ये करोगे तो ये हमको, मान्य नहीं है. आप ये करोगे तो ये, मान्य होगा. Now, similar thing, even Boris Johnson, the UK Prime Minister, has also in the afternoon today, said in the United Kingdom Parliament that the dealing with Taliban again will depend on their actions and not, what they speak. So Taliban is a very clever organization, and they are being prodded, or they are being guided by the China, Pakistan, and Russia. They will definitely project the better face,
and a more humane face, so that they become acceptable to the world and people start dealing with the Taliban government. But sooner or later, their originality has to come out. There is no doubt in that. And even within the faction of Taliban government, even, if they cobble up some kind of coalition, and the civilian, component, the Taliban component, the warlord component, and Afghan Taliban component, which will be guided by Tehrik-e-Taliban, from Pakistan, and Pakistan's ISI, and China's funding power. Russia and China, they've already started sitting together, and they've, started charting out the future course of action. Now, in this kind of situation, India actually, regrettably, मैं बड़े दुख से बोल रहा हूँ, that, and as a true Indian, मुझे, that this matter hurts me. But this is a reality of life, that as of today, we do not have that handle in our hand. And Jalpa, you must understand this. Neither we are an economic power at this moment of time, neither we are a military power, and neither the world powers at this point of time, they are ready to take us on board in the future course of action of Taliban. So what do? We have to wait and watch. And we have to work out a contingency plan which is in the best, self-interest of the nation. The foreign policy always is charted out based on the national interest. And at this moment of time, our national interest, the foremost national interest is to get the Indian origin people out. And not, जो शरणार्थी हम बोल रहे हैं. Because ये जो शरणार्थी अगर हम, अगर उसके लिए proactively, if we start, giving certain kind of orders, then maybe Taliban and Afghan Taliban and the warlords, they may not like it. Ultimately, we have to deal with Taliban, whether we like it or not. If the world starts dealing with Taliban, we may not proactively, engage with Taliban, but backdoor communication, some kind of channel of communication, because after all, they are our neighbors. So and Afghanistan is our backyard, is a strategic backyard. And we have to make sure that no matter what happens, but China's evil designs, because why I'm saying evil design, because China has invested $62 billion in this, China-Pakistan economic corridor. $62 billion. Understand this, the magnitude of money. And that, the crucial, is passing through Afghanistan and the POK. And unless Afghanistan is on board, China's dreams cannot materialize. Similarly, China has provided $250 billion to Iran. And therefore, Iran is also eating out of the palms of China. Similarly, China is, and everybody knows that Pakistan is a broke country. Pakistan cannot survive on its own. Pakistan is also not being funded by US anymore now. And Americans have dumped Pakistan to a large extent. Therefore, Pakistan has to sit in the lap. उनके lap में जाके बैठना ही पड़ेगा. So in this scenario, China is a major concern. And last, 2 months I have been saying that हम अफगान बोल रहे हैं, but अभी अब भूल जाइए अफगान. Now Afghan is controlled by China, and therefore take Chinese policy very seriously as to how China and China-Russia, or China-Russia, Pakistan and Iran, they are going to deal with, with the Afghanistan. Because America ने तो बोल दिया, President Biden has given a clear statement that US soldier will not die for Afghanistan. Similarly, NATO forces are also, they are only going for evacuation of their own countrymen. They are not going to, actively get involved. They only said, agar Taliban does not behave, then we'll carry out air strikes, we'll carry out military strikes. हमको पता नहीं है ये कब शुरू होगा, कैसे होगा, और किस, aim से होगा. So I would, sincerely, I will come back to my first, the sentence that I said, that for a strategic appreciation or a strategic analysis from the point of view of, foreign policy or a national policy, at this moment of time, we don't have sufficient data with us. And we have to wait and watch. Because at this moment of time, various handles that you need in our hand, they are not emerging, in our power. And therefore, India has to very, with a caution, we have to, deal with this situation. We have to be prepared for our contingency plan, and we have to make sure that as the time goes by, we checkmate Chinese and Chinese-Pakistan collusion
in the region. जी जी, पारस जी आपकी ओर आना चाहूँगा। जैसे कि सब जानते ही है कि अगर हम बात कर ले पूरी दुनिया की तो 80% वो जो जिसे हम अफीम बोलते हैं उसका जो उत्पादन है वो अफगानिस्तान में ही होता है। यानी कहीं ना कहीं ये सारी जब हम नीति की चर्चा करते हैं तो ध्यान ये भी रखना है, क्योंकि एक तरीका होता है कि गोली मारकर हमला कर लो और एक तरीका होता है कि कैसे ड्रग्स के एडिटर बना दो या फिर कैसे यहाँ के युवा धन को बर्बाद करो। यानी हमें हर चीज़ के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से अगर कोई आता है तो सिर्फ यही हमला कर सके, दूसरे भी कई मतलब तरीके होते हैं किसी देश को बर्बादी की ओर ले जाने को। जी जल्पा मैडम, ये तो हम लोग इसका अनुभव है भारत को पाकिस्तान की ओर से कि वो कभी कभी भी डायरेक्टली हमला नहीं करता, गोरिल्ला पद्धति से हमले करके चला जाता है। तो ये अफगानिस्तान की ओर से भी अगर हम लोग शरणार्थी यहाँ पे लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली इंडियन से फाइट कर सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हो कि अभी जो अफीण है या फिर वो जो अपने स्लीपर सेल्स है, इस तरह से वो लोग इंडिया में काम कर सकते हैं अफगानिस्तान जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके इंस्ट्रक्शन से, और उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ सकता है वो इंडियन गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है और उनके इंडिया के नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है। हम लोग तालिबान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सर ने अभी जैसे बोला कि उन्होंने पहले ऐसे जो कायदे बना दिए जो महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए कि अगर आप ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, और दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट बदल के बोला कि महिलाएं जो है वो संसद में भाग ले सकती है, प्रतिनिधित्व कर सकती है, आप एंकरिंग कर सकते हो। तो ये जो उनकी नीति है वो दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए की नीति है कि हम लोग अच्छे हैं। लेकिन हमने देखा हुआ है कि अमेरिका के 2001 से लेके 2021 तक तालिबानों ने ही उनके 70,000 से ऊपर के सैनिकों को मार गिराया है, और जो अफगानिस्तान के जो रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने वहां के 2,41,000 से ज्यादा नागरिकों को मारा हुआ है। तो हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम उसके ऊपर ऐसा कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमने जो विदेश नीति है उसके अंदर 1971 के बाद जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसके बाद में पंचशील जो नियम बनाए हुए थे उसके हिसाब से ना तो हम दूसरे किसी देश के जो बॉर्डर्स है उसके ऊपर हम लोग जाएंगे या ना उनको हमारे यहाँ आने देंगे, ना तो हम लोग ऐसा कोई काम करेंगे कि उनको तकलीफ हो और ना ही उनके ऐसे नागरिकों को हम यहाँ पे अलाउ करेंगे कि हमको तकलीफ हो। तो ये सब हमको चीजें देखनी चाहिए। जैसे हमने अभी अच्छे मुद्दे देखे थे कि भाई जब भी अभी कंधार हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो हमने उनका मुंह तोड़ जवाब उनके एरिया में जाके दिया, क्योंकि हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते। यह भारत की विदेश नीति है। हाँ, सामने से अगर ऐसे तालिबान लोग हमको ऐसे कोई भी जो उनके शरणार्थी है वो ऐसा कार्य करेंगे, जैसे आने ही नहीं देंगे हम लोग उनको, लेकिन ऐसा भी कोई कार्य करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। और सर ने अभी एक अच्छी बात बोली कि अफगानिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अभी चीन का कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो अभी चीन जो है वो ही पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक समाचार है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो 80% जो चीजें बनती है उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, आप मोबाइल ले लो तो मोबाइल के स्पेयर पार्ट है, ऑटोमोबाइल है, तो जो सब 80% जो है वो चीजें चीन से आती है। और भारत आज की तारीख में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चीन को कोई जवाब दे सके या फिर उनसे कुछ भी व्यापार संबंध है उसको कम कर सके या तोड़ सके। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि चीन और पाकिस्तान इकट्ठे मिलके जो कश्मीर की जो समस्या है उसको वापस से जला ना सके। तालिबान तो ये लोग सोच के ही बैठे हैं कि कश्मीर के जो समस्या है उसको वो जलते ही रहने दे। अगर चीन का और पाकिस्तान का उसके ऊपर हाथ हुआ तो हम लोग ये कश्मीर की समस्या और भी गंभीर होगी। जी बिल्कुल। जी जल्पा मैडम। जी
प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? बात इससे नहीं अटकती कि चलो हम वहां से भारतीयों को यहाँ पर लेकर आ गए, लेकिन बाद में उनको भारतीय का फिर से दर्जा मिलना, उसकी प्रोसेस, और उसमें भी काफी सारे इश्यू भी क्रिएट होंगे। जो भारतीय लोग बनकर के इधर आ रहे हैं उसको नागरिकत्व की बात पे 5-10 साल कई बार निकल जाते हैं, ज्यादा टाइम भी निकल जाता है। तो जो सरकार जो है वो उनको नागरिकत्व स्वीकार करने से पहले जो उनका एनालिसिस करेगी। इसके पहले के जो अनुभव हुए हैं वो काफी हमारे लिए गलत अनुभव। बांग्लादेशी लोग आए, इधर घुस गए, इधर ही उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाया और काफी कुछ गलत बातें हुई, ड्रग्स की है, दूसरी चीजें है। तो अपने देश को सिक्योरिटी के लिए कड़क रहना पड़ेगा, उसको कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की कूटनीति है, चीन है, वो कनिंग नेशन माना जाता है भारत के लिए। और अभी पारस जी ने बताया कि हम आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण चीन के जो छोटे उद्योग है उधर से हमको सब लाना पड़ता है, उससे व्यापार की नीति तोड़ भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में भारत है, तो भारत को अभी कीप मम रह करके लुक एंड गो में रहना चाहिए, वेट एंड वॉच में रहना चाहिए कि अभी क्या होता है आगे। उसके ऊपर के बाद चीन के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और तालिबानी तो पूरे आतंकवादी से घिरे हुए विचारधारा के लोग हैं, तो हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। इस जो अफगानिस्तान तालिबान का जो हुआ है, 20 साल पहले तालिबान था, अभी वो बोलता है हम सुधर गए जी। नहीं, ऐसा नहीं है, वही विचारधारा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान, चीन हमारे वैसे देखने जाओ तो दुश्मनी भी बनी, उनसे युद्ध भी हुआ भारत देश का। तो उसका कहीं पे हम फिर बदला लेने की भावना से कुछ हमें नुकसान नहीं पहुंचा है सिक्योरिटी के तौर पे। तो हमारी सेना है, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, तीनों को अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसमें पॉलिटिकल डिसीजन कोई नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के हित में पहले डिसीजन होना चाहिए। राजकीय पक्षपात और वो विरोध पक्ष और शासक पक्ष को छोड़ करके राष्ट्र के हित को ध्यान में रखना चाहिए। यही अत्यधिक श्रेष्ठ निर्णय प्रधानमंत्री का उस दिशा में होना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। और नागरिक भी ऐसा चाहते हैं कि उसी दिशा में रहे और कोई राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें राष्ट्र का हित पहले देखना चाहिए कि हमको किधर डैमेज नहीं हो जाए। पहले भी अनुभव चाइना का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का हुआ, तो उसमें हमारा भले पाकिस्तान में हमारी जीत हुई, युद्ध विराम करना पड़ा पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद भी हमको नुकसान तो बहुत ही पहुंचा है, आर्थिक नुकसान भी हमारे देश को पहुंचा है। तो वो सिचुएशन में अभी हमारा देश जा नहीं सकता है। तो लुक एंड गो में या वेट एंड वॉच में, जैसे साहब ने बताया, सर ने, कि अपने को इस पॉलिसी से देखना चाहिए। अभी 48 घंटा ही हुआ है, आगे क्या रणनीति बनती है उसको देख कर डिसीजन लेंगे हमारे प्रधानमंत्री। और प्रजा को विदेश नीति के बारे में मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री पे पूरा नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को इस बारे में तो भरोसा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और सेना का पर भी पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल। उत्पल जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि चीन के साथ जो भी हमारा सीमा विवाद चल रहा था, हम देख रहे थे कि चीन जिस ओर से भारत में घुसाना चाह रहा था, मतलब वो जो बाउंड्रीज का विवाद था, यहाँ पर तो चलो हमारी सेना अलर्ट है, पाकिस्तान की ओर से भी अलर्ट है, लेकिन और ज़्यादा कितनी कश्मीर की सुरक्षा अब करनी होगी, मतलब कितना बल हमें और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ाना होगा। वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट भूमिका में रहना होगा और हमें तैयार भी रहना होगा कि अगर कुछ हो जाता है तो हम उसका जवाब तुरंत देने के लिए तैयार हों। जल्पा, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को और पूरे देश को मैं बता सकता हूं, और और दिस मैं जो ये बोल रहा हूँ विथ ऑल दी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस एंड सेंसिटिव पोजीशंस होल्ड करने के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी इस मामले के अंदर कोई भी ऐसी गुंजाइश या ऐसी कोई ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए कि भारत देश अपना
प्रोटेक्शन करने के लिए या दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए सक्षम नहीं है। लेट मी टेल यू दैट जो अफगानिस्तान की सिचुएशन डेवलप हो रही है दैट इज ए वरिंग सिचुएशन। बट ऐसा नहीं है कि कल वो हमारे पे आके हमला कर देंगे और हमारे पर बहुत बड़ा संकट के बादल घेरा चुके हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। Therefore, nobody should understand that way कि बस अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, भारत जैसे महान देश की 3 सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ वी कैन डील ऑन ए इक्वल टर्म्स। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट व्हाई दिस इज ए वरिंग सिचुएशन, दैट ऑल्सो वी हैव टू से that unless we worry, or unless we show our concern on the situation that is developing, maybe, in our strategic appreciation, we will go haywire. And I'm sure the Ministry of External Affairs, Ministry of Defense, the government and National Security Advisor and all that, they are, day and night, they must be at this job, and, the midnight oil must be getting burned and contingency plans must be getting worked out with the Army, Navy and Air Force headquarters. उसमें कोई doubt nahi hai. Now, imagine a situation where 75,000, soldiers of the Afghan National Army, जिनको आज, last 10 साल से अमेरिका ने इतना तैयार किया हुआ था, इतने इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ दिया था, मॉडर्नाइज इक्विपमेंट वगैरह, Humvee and armored cars and night vision devices, Kalashnikovs, सब है, ऑटोमेटिक मशीन गन, वो सब कुछ इन्होंने अब तालिबान के, पैर में डाल दिए एंड उन्होंने उसके शरण में आ गए। सो विली निली क्या हुआ है कि ये जितना भी जो सब कुछ मिलिट्री हार्डवेयर जिसको बोला जाता है, दैट इज ऑल गॉन अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान नाउ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, व्हाट हैज हैपेंड कि देश के अंदर देश इमोशन से नहीं चलता है। जो अफगान तालिबान ने टेक ओवर कर दिया वो कर दिया, अफगान नेशनल फोर्सेस ने अपने हथियार फेंक दिए वो फेंक दिए, वो सब हो गया। दैट इज वो अभी भूतकाल है, पास्ट है। बट देश चलाने के लिए अल्टीमेटली जल्पा पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? अफगानिस्तान के अंदर तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, लैंडलॉक कंट्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी जीरो है ना, तो पैसा कौन देगा आपको? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और यूके सब ने बोला हम नहीं पैसा देने वाले। इंडिया ने अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी करी हुई है। रशिया की इकोनॉमी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है कि वो इकोनॉमी ऑन ए सस्टेन बेसिस अफगानिस्तान को पैसा दे सके। बाकी उसके जो नेबर्स है वो तो छोटे छोटे कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, सो ईरान भी अभी इस सिचुएशन में यूएस के साथ जो फेस कर रहा है, उसके पास भी उसकी इकोनॉमी डाउन है क्योंकि उसके पर ऑयल सैंक्शन लगी हुई है। तो ओनली कंट्री दैट कैन सस्टेन अफगानिस्तान इज चाइना। पैसा तो चाइना से ही आएगा, तो आपको चाइना की बात तो सुननी पड़ेगी जब पैसा वो दे रहा है। तो देयरफॉर आई यूज द वर्ड दैट चाइना हैज वेरी क्लेवरली with the collusion of Pakistan, they have entrapped Taliban and they have entrapped Afghanistan. उसके ट्रैप में ले लिया है। So therefore you have no other option, Afghan people, but they have to, or Afghan government, let me put it that way, they have to listen to China and they have to be under the control of China. Now world has to understand this, कि अगर आप अफगान को अगर आइसोलेट कर दोगे, अगर अफगान की बात सुनोगे नहीं, आप उनको हर बार उसको नीचा दिखाओगे, आप टेररिस्ट हो, आप वो है टेररिस्ट है, एंड यू हैव टू डील विद देम वेरी फर्मली, उसमें कोई बात नहीं। तो वो क्या करेंगे? वो फिर से पॉपी सीड कल्टीवेट करना शुरू करेंगे, वो फिर से ड्रग ट्रेड करेंगे, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना अल्टीमेट देश को। तो कहीं ना कहीं से तो या तो आप उनको पैसा दो, अगर पैसा नहीं दो तो वो इलीगल ट्रेड करके अपने पैसा बनाना शुरू करेंगे। देन यू आर बैक टू 1999 एंड 97। तो जो अभी आप अफगान तालिबान को जो सर्टिफिकेट दे रहे हो कि वो बदल गए हैं, वो फिर से बदल जाएंगे और अपनी कलाकारी फिर से दिखाना शुरू कर देंगे। फिर क्या करोगे? देन अगेन somebody will have to move into अफगानिस्तान एंड टेक कंट्रोल ऑफ तालिबान। पर वो तो आप करोगे नहीं, क्योंकि अब अमेरिका ने बोल दिया वो हमारा कोई उससे रिश्ता नहीं है, वो इंटरनल सिविल वॉर है, इंटरनल सिविल स्ट्राइफ है, और उसके लिए हम अभी अंदर नहीं जाएंगे। तो कोई वर्ल्ड पावर्स नहीं जाएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ रेजोल्यूशन करता रहेगा, पर कोई एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और चाइना पागल नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। चाइना वो बहुत ही क्राफ्टी है, वो बहुत ही जैसे कनिंग जिसको बोला जाता है, लुच्चा है। तो वो नहीं जाएगा उसके अंदर, अपने आर्मी नहीं भेजने वाला है वो अंदर।
वो बाहर से कंट्रोल करेगा रिमोट कंट्रोल से, और पैसा देगा, सब कुछ करेगा, उसको कंट्रोल करवाएगा. So this is a very very difficult situation coming out, and people have to understand that. इसके अंदर emotions काम नहीं करेंगे. You have to be very cunning, you have to be very crafty, you have to be very firm, and at the same time you must have a vision as to how you are going to solve this problem in a firm and tackle that situation. So you know it is not that कि अगर आप तालिबान के साथ डील करना बंद कर दोगे और पूरा वर्ल्ड बोलेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे डील, तो तालिबान बोला ठीक है, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो वी विल जनरेट अवर ओन मनी थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग, कॉपी कल्टीवेशन, एंड जो पहले चलता था वो सब कुछ शुरू हो जाएगा. फिर वर्ल्ड क्या करेगा? सो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द ग्लोबल पावर्स, दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर हेड्स. They have to come together. They have to find a solution. This is the problem that they have created. जो अफगानिस्तान की आज की हालत है, उसके लिए रशियन इन्वेजन एंड यूएस इन्वेजन they are responsible for that, and they cannot wish it away. And if they are not prepared for it, through the UN Security Council, some world powers and some countries of the world, including India, will have to come together and they have to revive Afghanistan. They have, otherwise there is no solution to this. ये 1979 से ये एक्टिवली अफगान इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और अफगानी पीपल, एंड एवरी 10 years दिस क्लॉक गेट्स बैक इनटू मोशन. और हम और सिंस अफगानिस्तान इज अवर बैकयार्ड, वी विल हैव टू कंटिन्यू टू फेस दिस प्रॉब्लम. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, विच वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. जम्मू कश्मीर में हमारी काउंटर इंटेलिजेंस जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है. सो देयरफॉर इवन इफ दे डाइवर्ट the Afghan, the terrorists into Jammu Kashmir, we will take care of it. हमारे लिए difficult होगा, उसमें बेशक कोई बात नहीं है. We have to agree with that. But we will deal with that situation. ऐसा नहीं कि देश बंद हो जाएगा, और हमारी सेना बहुत सक्षम है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतनी सक्षम है that we can retribute Pakistan and China the way we want it. हम यस उसके पर विजय नहीं, रशिया ये चाइना के साथ थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, but Pakistan we can handle even in the midnight also. We can retribute Pakistan in a very firm manner, and Pakistani army and Pakistan ISI knows about it. So they better not cross the line. उसमें कोई doubt नहीं है. But how to deal with Taliban and how to revive Afghanistan? Firstly, I repeat, it's a global problem, it's a regional problem, and it is also India's problem since Afghanistan is in our backyard. राइट पारस जी, आपकी और आना चाहूँगी. यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे थे शरणार्थियों की, जो हमारा आज का मेन मुद्दा था, तब बात आती है आर्थिक बोझ की. जैसे कि हम देते भी हैं तो फिर ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पर आएंगे और तुरंत ही स्टेबल हो जाएंगे. वो गवर्नमेंट को ही बेयर करना होगा. यानी उसके लिए हम कितने तैयार हैं, अगर हम आर्थिक रूप से बात करें, या फिर हम उसकी शॉर्ट टर्म इफेक्ट देख लें या लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख लें. और साथ में जब आर्थिक बोझ की बात आती है, आर्थिक स्थिति की बात आती है, तब हमने जो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया था उसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब आगे क्या वहां पर. जी मैडम, अगर शरणार्थी यहाँ पे आते हैं इंडिया में, तो पहली तो बात ये कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास भारत के जो नागरिक है उनके यहाँ ही बेकारी और रोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है. एक जो आंकड़े के अनुसार करीबन हमारे यहाँ से 30 करोड़ से ज्यादा लोग अभी जो है वो बेरोजगार है, और जो 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो अर्ध बेरोजगार है. वो लोग जिसको पूरा काम नहीं मिलता है, पूरे एक महीने में 15 दिन का ही काम मिलता है. अगर शरणार्थी यहाँ पे आते हैं तो उनको हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, रोटी कपड़ा और मकान देना पड़ेगा, उनको जो जरूरी सहूलियत देनी पड़ेगी. तो ये हमको कैसा है कि अगर हम लोग 5 रोटी खाते हैं तो उसमें से 2 रोटी उनको देनी पड़ेगी, 3 रोटी हमको मिलेगी. तो आज की तारीख के अंदर हम ऐसा कोई आर्थिक बोझ दूसरे जो कंट्रीज के शरणार्थियों का है वो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट है जो उनके देश के नागरिकों को ही सुविधाएं नहीं दे पा रही है, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे पा रहे. हमने देखा कि कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की अछत से
या फिर या हॉस्पिटल की अछत से जो भारत के ही नागरिक इतने सारे मर गए, तो उनको ही हम लोग इतनी सुविधा नहीं दे पा रहे। आज ज्यादातर लोग जो है वो भूखमरी के हिसाब से इंडिया में आधे पेट खा के सो जा रहे हैं, तो हम शरणार्थियों को इतनी सारी सुविधाएं नहीं दे सकते। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर आज भी बांग्लादेश और नेपाल के जो शरणार्थी है उनके साथ आए दिन हमारे भारत के नागरिकों के साथ बहस होती है, लड़ाइयां होती है। दूसरा जो हमने जो बोला कि हमारी जो अफगानिस्तान के साथ जो आयात थी या जो निकास थी, तो हमारे एक रिपोर्ट के अनुसार 50 to 60% जो हमारे जो व्यापारिक जो संबंध थे, जो तालिबानों ने एक करके एक जो शहरों पे कब्जा करना चालू किया था, तब से मोस्ट ऑफ वहां से व्यापार हमने बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी है कि जिनके पैसे अभी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के वहां पे फंसे हुए हैं, तो वो भी एक आर्थिक नुकसान ही है कि भाई वहां पे हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति करें और वहां से पैसे निकाले, और आइंदा से वहां पे हमको व्यापारिक रिलेशन बनाने की नहीं बनाने हैं, वो बात की बात है। वहां पे अगर सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है, उसके बाद में हम वहां पे व्यापारी जो रिलेशन है उसके अंदर हम सोच सकते हैं। दूसरी ये बात करता हूं कि ये जो ऐसा सेंसिटिव इश्यूज है कि इसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल लेवल पे वाहवाही लूटे नहीं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल। कल मैंने एक राजकीय पार्टी का मैंने एक वीडियो देखा और एक पोस्ट देखी, तो उन्होंने उसमें ऐसा लिखा था कि भारतीय वायुसेना का जहाज वहां पे गया और 850 लोगों को लिफ्ट किया, वहां से कैपेसिटी सिर्फ 650 लोगों की थी, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है, दूसरे कोई पक्ष होते तो मुमकिन नहीं होता। फेक था वो न्यूज। लेकिन ऐसी वाहवाही गलत लूटने का भी जो प्रयास है वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हर चीज में पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, और हमको खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि ये कितना गंभीर विषय है, और आज की तारीख में उनके शरणार्थियों को हम यहाँ लाके हमारे भारतीय नागरिकों के जो अधिकार है उसको हम छीन नहीं सकते हैं। पहले हम लोग अपने इतने स्वनिर्भर बन जाए, उसके बाद में ही किसी लोगों को हम लोग सहारा दे सकते हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, या फिर दूसरे जो है स्वच्छ भारत है, या दूसरे भी जो भी प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें अकेले इंडिया से चीजें नहीं आती है, हमको बाहर से भी कुछ चीजें लानी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया तो हमको चीन की जरूरत पड़ी, उनको यहाँ पे उनकी सहाय हमको लेनी पड़ी। तो विदेश नीति में ऐसा है कि हम लोग खुले आंखों से ही अपने जो भी है वो व्यापारिक प्रवृत्ति कर सकते हैं, और दूसरे के साथ भी रिलेशन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ में अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए, और वहां के किसी भी शरणार्थियों को यहाँ बुला के अगर आप भारतीय नागरिकों का अधिकार छीनेंगे तो यहाँ पे दूसरा गृह युद्ध चालू हो जाएगा। और हम लोग ये अच्छी तरह से देख रहे कि धार्मिक कट्टरतावाद जो अफगानिस्तान जो नतीजा भुगत रहा है, वो धार्मिक कट्टरतावाद का नतीजा हम भारत में नहीं ला सकते। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब यहाँ पर कट्टरता की बात हुई है तो हम भी यहाँ पर देखते हैं कि चाहे ठीक है वो चुनाव के मुद्दे में शामिल हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज भी हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम होता है, आज भी होता है कि कोई हमारा ही इंसान तालिबान के लिए कुछ बयान दे देता है जैसे वो उनका मित्र हो, उस तरीके से। यानी ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे कितना बचना होगा, क्योंकि जैसे ही मुद्दा आता है शरणार्थियों का, या चलो वहाँ पे के अफगानियों को हम यहाँ पर शरण ना दे, अपने ही जो भारतीय वहाँ पर जाके बचे हैं, अगर हम हिंदू की बात कर ले या फिर और किसी कास्ट की बात कर ले, अगर उनको भी हम यहाँ पे लाते हैं तो फिर वही होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी उन पर मतों के लिए या फिर आगे जाके कुछ बेनिफिट होगा उसके लिए हाथ रखना चाहेगी, और कहीं ना कहीं वो कुछ सिचुएशन अनबैलेंस हो जाएगी। इसमें जो सिर्फ ये ध्यान रखना है सरकार को कि जो भारतीय नागरिक है उसको ही एंट्री देनी है, दूसरे किसी को इमोशंस में जाना नहीं है, और इमोशन से देश नहीं चलता है ये जो निश्चित बात है। और इसमें हमारे नागरिकों की सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है।
और वो बाहर है या कहीं भी है उसको वेलकम करते हैं अपने, तो वो बिल्कुल प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक एक पाकिस्तान को हाथा बनाकर अफगानी और चाइना उसको यूज करके हमारे देश में कोई नुकसान न पहुंचाए, तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये बहुत राष्ट्र हित की बात है और बहुत जरूरी भी है। तो अभी दूसरी जो व्यापारिक क्षेत्र के निर्णय है उसको साइड पे रखना चाहिए, पहले सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ड्रग्स हमारे देश में नहीं आवे, कोई ऐसे आतंकवादी घुसपैठी नहीं करे, उसका ध्यान बहुत जरूरी है रखना। और भारतीय नागरिक के सिवाय किसी को बराबर वेरिफिकेशन करके एंट्री देनी है, और रॉन्ग एंट्री हो जाती है तो हमको बहुत नुकसान पहुंच सकता है, तो उसका ध्यान रखना ये जरूरी है सरकार के लिए। तो और कुछ इसमें जो व्यापारिक कम व्यापार होगा अफगानिस्तान से तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट हो गया है तो वो उधर ही है, अभी तालिबानियों के हाथ में सब रहा। जैसे अमेरिका के शस्त्र है वो सब उनके पास है, अब तालिबानी उसका क्या ही मिसयूज करते हैं कैसे करते हैं अभी कुछ निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। लेकिन हमको हमारी बॉर्डर जो है तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु सेना, उसकी बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सील करके और कोई घुसपैठी नहीं आ जावे, उसका ध्यान रखना है कि उधर पैसे की समस्या है तो तालिबानी या अफगानिस्तान उधर रोजगार और पैसे के लिए वो दूसरे देश में कुछ भी ड्रग ट्रैफिक या आतंकवादी या दूसरा कुछ पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उससे हमें सावधान रहना है। वही बात है, अभी व्यापार की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन अभी सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का पर्पज बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व का है। और राजकीय व्यक्तियों को इस बारे में ही ध्यान रखना है, और पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आना चाहिए, वो सभी राजकीय पार्टियों को ध्यान रखना है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, कोई भी वो ध्यान रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि ये जो उम्दा विदेश नीति है, चलो हम शरणार्थियों को अगर यहाँ पर आसरा देते हैं, शरणागति जो है वो क्या गारंटी कि हमें भारी न पड़ जाए, क्योंकि इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला विषय था वो ये था जब भारत के ही राजदूत जब यहाँ पर आए, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कुछ ऐसे भी वहाँ पर लोग हैं जो दूतावास में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो भारतीय है, वो करवाते नहीं है रजिस्ट्रेशन। यानी इससे एक मुद्दा ये भी बन गया, तो फिर मतलब किस बेस पर हम उनको यहाँ पर लाएंगे। दूसरा सवाल ये भी है कि जो लोग यहाँ पर चलो आ भी जाते हैं तो फिर क्या, फिर हमें ध्यान भी रखना होगा। और अगर अभी हम इकोनॉमी के ओर से देखें, अर्थतंत्र की ओर से देखें, तो जब आर्थिक मंदी से हम गुजर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारा जीडीपी कितना डाउन है, तो इस वक्त ये सारे खर्चे, ये बोझ क्या हम सहन कर पाएंगे? क्योंकि ये है सिचुएशन कि अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा ले लिया है और जब कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे आतंकवाद और ज़्यादा प्रेरित होगा, और ख़ास करके वर्ल्ड मीडिया ने भी जब भारत को चेताया है कि आपको बचने की ज़रूरत है, अब ख़ास तौर पर कि कहीं ना कहीं तालिबान के सपोर्ट से पाकिस्तान और चाइना और स्पेशली जो पीओ के एरिया है वहाँ पर आतंकवाद जो है वो ज़्यादा हद तक फैल सकता है, तब हमें डिफेंस में भी उतना ही ताकत लगानी होगी, उतने ही हमें अपडेट होने की ज़रूरत है, और उससे लिए हमें पैसा भी चाहिएगा। अगर हम आर्थिक स्ट्रांग होंगे तो ही हम और ज़्यादा अच्छे से डिफेंस कर पाएंगे और अच्छे तरीके से हम लड़ पाएंगे। यानी कि इस वक्त बोला ही जा रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, कि हमें सिर्फ देखना है, सिर्फ हमारे जो भारतीय है और स्पेशली जो रजिस्टर है उनको तो बुलाने में कोई मतलब दो मत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना होगा कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे गुजारा करेंगे, आगे चल के क्या होगा। ये सारी चीज़ें अगर हम बारीकी से गौर करें तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त यही कह सकते हैं हम कि वेट एंड वॉच, क्या होता है और हमें क्या करेंगे वो तो वक्त दिखाई देगा, लेकिन
तैयार तो हमें रहना ही होगा हर सिचुएशन के लिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।